Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 21st November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। तो हम जानेंगे मनरेगा के बारे में, इसके फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ सोशल मेजर। ये जो स्कीम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक सोशल मेजर के तौर पे, जो कि गारंटी करता है राइट टू वर्क। जो मेन टीनेट था सोशल मेजर का लेबर लॉ का कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो लीगली बाइंडेड है कि वो प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया पे, ताकि इनहेंस किया जाए उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। की ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। यानी जनरेट करना है हमको पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट कम से कम 100 दिन का हर एक वर्कर के लिए जो कि वॉलंटरली अनस्किल्ड लेबर करने को तैयार हो। प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन बाय स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड बेस ऑफ रूरल पुअर। और प्रोएक्टिवली हमको इंश्योर करना है कि सोशली इंक्लूड करें हम और मजबूत बनाए लाइवलीहुड बेस जो है रूरल पुअर का। क्रिएट करे ड्यूरेबल एसेट को रूरल एरिया में, जैसे कि वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, रोड हो गया, कैनाल्स हो गया। रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया। अर्बन माइग्रेशन को कम करना है रूरल एरिया से। क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग अनटैप्ड रूरल लेबर। क्रिएट करना है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अनटैप्ड रूरल लेवल है उसके पोटेंशियल को यूज करके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट अंडर मनरेगा स्कीम। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिसीव करने के लिए जो बेनिफिट है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत? तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक मनरेगा बेनिफिट। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर उसको मनरेगा का बेनिफिट चाहिए तो। जॉब सीकर हैज कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जो जॉब सीकर है कम से कम उसका 18 ईयर ऑफ एज होना चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हो। द एप्लीकेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, दैट इज एप्लीकेंट मस्ट बी मेड विद लोकल ग्राम पंचायत। जो एप्लीकेंट है वो पार्ट होना चाहिए लोकल हाउस होल्ड का। कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट है वो लोकल ग्राम पंचायत से होना चाहिए क्योंकि उसको वहीं पर वर्क चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। और जो एप्लीकेंट है उसको वॉलंटरी तैयार होना चाहिए कि वो अनस्किल्ड लेबर करेगा। अब इंपॉर्टेंट इन्फो रिलेटेड टू द स्कीम। ये जो मनरेगा स्कीम है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम वो जान ले। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग द इंटायर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट। जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो मॉनिटर करता है पूरे इंप्लीमेंटेशन को इस स्कीम का किसके साथ मिलकर? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इंडिविजुअल बेनिफिट ओरिएंटेड वर्क कैन बी टेकन अप ऑन द कार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और बेनिफिशियरी ऑफ लैंड रिफॉर्म और बेनिफिशियरी अंडर द इंदिरा आवास योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क है जैसे कि हो गया आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप रिलेटेड, स्मॉल मार्जिनल फार्मर हो गया और बेनिफिशियरी लैंड रिफॉर्म हो, बेनिफिशियरी हो अंडर इंदिरा आवास योजना, वो सबको देखा जाता है। विद इन 50 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डे वर्क इज डिमांडेड वेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट। यानी 15 दिन के अंदर जब आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेंट, उसके अंदर आपको वो जॉब देंगे, वर्क देंगे, अदरवाइज वो आपको वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे एप्लीकेंट को। राइट to get unemployment allowance in case employment is not provided within 15 days of submitting the applicant or from the date when work is sought। जो राइट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है विद इन 15 डेज के अंदर जब वो सबमिट कर देता है एप्लीकेशन को, तो ये प्राविधान भी है इसके अंतर्गत। सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्क इज मैंडेटरी विच लीड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो सोशल ऑडिट है मनरेगा वर्क का वो जरूरी है ताकि क्या हो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बना रहे। द ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर वेज सीकर टू रेज देयर वॉइस एंड मेक डिमांड। जो ग्राम सभा होता है वो प्रिंसिपल फोरम होता है वेज सीकर के लिए कि वो अपना वॉइस को वहां पे रखे और डिमांड करे वर्क का। इट इज द ग्राम सभा इन ग्राम पंचायत विथ अप्रूव दिस सेल्फ ऑफ वर्क अंडर मनरेगा एंड फिक्स दियर प्रायोरिटी। ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही होते हैं जो कि अप्रूव करते हैं सेल्फ ऑफ वर्क को मनरेगा के अंदर और फिक्स करते हैं प्रायोरिटी को। रोल ऑफ ग्राम पंचायत, मनरेगा का जो काम है उसमें ग्राम पंचायत का क्या भूमिका है? रिसीविंग एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, वो रिसीव करते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। वेरीफाइंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, वेरीफाई करते हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को। रजिस्टरिंग हाउस होल्ड, रजिस्टर करते हैं हाउस होल्ड को। इश्यूइंग जॉब कार्ड, जॉब कार्ड इश्यू करते हैं। रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर वर्क, रिसीव करते हैं एप्लीकेशन वर्क के लिए। इश्यूइंग डेटेड रिसिप्ट फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर वर्क, इश्यू करते हैं एक रिसिप्ट डेटेड ये एप्लीकेशन फॉर वर्क के लिए। अलॉटिंग वर्किंग विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट व्हेन वर्क इज सॉट इन केस ऑफ एन एडवांस एप्लीकेशन। और अलाउ करते हैं वर्क को 15 डेज के अंदर जब वो अप्लाई किया जाता है फ्रॉम द डेट से, अगर एडवांस अप्लाई किया गया हो तो। आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ वर्क, डेवलपिंग सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान करते हैं वर्क का, डेवलप करते हैं सेल्फ प्रोजेक्ट को जो कि इंक्लूड करता है डिटर्मिनेशन, जो ऑर्डर है प्रायोरिटी के बेसिस में उसको अरेंज किया जाता है। न्यूज में यू मनरेगा क्यों आया?
तो लिपटेक इंडिया हैज रिसेंटली कंडक्ट अ स्टडी ऑन मनरेगा। द रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज। जो लिपटेक इंडिया है उसने अभी हाल ही में कंडक्ट किया एक स्टडी मनरेगा के ऊपर, और उसका जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। उस रिपोर्ट में क्या पता चला हमें, फॉर मोस्ट रूरल वर्कर डिपेंडेंट ऑन मनरेगा देयर लेवल डज नॉट एंड एट द वर्क साइट, मैनी ऑफ देम आर फोर्स्ड टू मेक मल्टीपल ट्रिप्स टू द बैंक, एडिंग ट्रैवल कॉस्ट एंड इनकम लॉसेस एंड फेस रिपीटेड रिजेक्शन ऑफ पेमेंट, बायोमेट्रिक एरर एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जस्ट टू गेट देयर हैंड ऑन देयर वेजेस। जो ज्यादातर रूरल वर्कर जो कि डिपेंडेंट है मनरेगा पे अपने लेबर के लिए, उनका जो वर्क है साइट पे ही नहीं खत्म हो जाता है, बहुत सारे जो है उनको फोर्स किया जाता है कि वो मल्टीपल ट्रिप लगाए बैंक का, जिसके कारण उनका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ता है, इनकम का नुकसान होता है, उनको रिपीटेड रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, पेमेंट का, बायोमेट्रिक एरर होता है, गलत इन्फॉर्मेशन, ताकि जो उनका जो हैंड है वेस्ट जो उनको टाइमली मिलना चाहिए वो डिले होता है। इवन इन रेगुलर टाइम दिस लास्ट माइल चैलेंज मेक इट हार्ड फॉर वर्कर टू एक्सेस देयर ओन वेज इन ए टाइमली मैनर ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic. The situation is accelerated as transport become harder and there is no question of physical distancing as a rural bank. और रेगुलर टाइम में जो लास्ट माइल चैलेंज है वो काफी हार्ड था, और ये जब कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया तो ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी कठिन हो चुका था पहुंच पाना डेस्टिनेशन पे, और वो कोई क्वेश्चन नहीं बोलता फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर पाना रूरल बैंक में, तो इस कारण ये न्यूज में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीएमआर अगेंस्ट इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। जो आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो अगेंस्ट है इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी के। रीजन क्या है इसका हम ये सब जानेंगे। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज वार्न अगेंस्ट द इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी फॉर ट्रीटिंग कोविड-19। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने वार्न किया है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सीपीटी का ट्रीट करने के लिए कोविड-19 को। रीजन क्या दिया है, ICMR has found that therapy did not lead to a reduction in progression to severe COVID or all-cause mortality in the group that received convalescent plasma therapy as compared to the group that did not receive CPT. जो ICMR है उन्होंने अपना जांच में ये पाया है कि जो ये थेरेपी है वो रिड्यूस नहीं कर रहा है जो प्रोग्रेशन था सीवियर कोविड केस का, वो जो मोर्टेलिटी हो रहा था ग्रुप जिनको ये कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दिया गया है उनके मोर्टेलिटी रेट में कोई डिक्रीज नहीं हुआ है। जब हम कंपेयर करेंगे जिनको ये नहीं दिया गया है ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को, तो ऑप्शन क्या बचता है, जो सीपीटी है उसको यूज किया जा सकता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ, जैसे कि पोटेंशियल डोनर जो है वो गिव कर सकता है प्लाज्मा आफ्टर 14 डेज ऑफ सिम्टम्स रिजोल्यूशन के बाद। A potential recipient should be in the early stage of COVID-19, 3 to 7 days from the onset of symptom, but not later than 10 days, and should have no IgG antibody against COVID-19 by appropriate stage. तो पोटेंशियल रिसिपेंट होंगे वो अर्ली स्टेज में होना चाहिए कोविड-19 के, यानी 3 से 7 दिन के अंदर ही जब उनको सिम्टम्स हुआ है, और 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड शुड हैव उसके अंदर कोई भी IgG एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए कोविड-19 का एप्रोप्रिएट टेस्ट में। प्लाज्मा थेरेपी है क्या? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. Convalescent plasma extracted from the blood of patient recovering from an infection is a source of antibodies against the infection. The therapy involves using their plasma to help other recover. प्लाज्मा एक लिपिड पार्ट होता है ब्लड का। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड से पेशेंट का जो कि रिकवर किया है इन्फेक्शन से, ये एक सोर्स होता है एंटीबॉडीज के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन का। ये जो थेरेपी है इन्वॉल्व करता है प्लाज्मा को, जो कि मदद करता है दूसरे को रिकवर करने में। For COVID-19, this has been one of the treatment option. The donor would have to be a documented case of COVID-19 and healthy for 28 days in the last symptom. जो COVID-19 के लिए ये जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि जो डोनर है वो डॉक्यूमेंटेड केस होना चाहिए COVID-19 का और हेल्दी होना चाहिए 28 डेज से, जब वो उसको लास्ट सिम्टम्स हो उसके बाद से तभी वो डोनेट कर सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है। कोविड-19 पेशेंट है वो रिकवर किया, उसके शरीर से प्लाज्मा निकाला गया, और जो अब कोविड-19 पेशेंट है उसमें इंजेक्ट किया गया। तो ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ्यूज किया जाता है प्लाज्मा को, जो कि रिट्रीव किया गया है ब्लड ऑफ पीपल से जो कि रिकवर किए थे कोविड-19 से, उस पीपल पे जो कि सफर कर रहे हैं इस डिजीज से। एक बार जब पर्सन रिकवर कर जाता है कोविड-19 से तो ही चीज जो है वो डेवलप कर लेता है एंटीबॉडीज जो कि उसके प्लाज्मा में पाया जाता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड में। ये जो एंटीबॉडीज है वो टारगेट करता है वायरस को जो पेशेंट जो है क्यूर हुए उसके। एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ प्लाज्मा को रिट्रीव करना पड़ता है डोनर के ब्लड से और रेस्ट ऑफ द ब्लड को वापस रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। इट इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये जो है रजिस्टर है यूजुअल रेसिडेंट का कंट्री का। इट इज बीइंग प्रिपेयर एट द लोकल विलेज और सब टाउन सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003। ये जो है वो प्रिपेयर किया जाता है लोकल, जिसमें विलेज और सब टाउन हो गए, सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पे। किसके प्रोविजन के अंतर्गत? तो
सिटीजनशिप एक्ट 1955 और जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003 है, उसके अंतर्गत इसको तैयार किया जाता है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। ये मैंडेटरी है हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए इंडिया का कि वो रजिस्टर कराए खुद को एनपीआर पे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस ऑफ एवरी यूजुअल रेसिडेंट इन द कंट्री। द एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 देन अपडेटेड इन 2015। ये जो है इसको क्रिएट किया गया है कंप्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस के तौर पे हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए इस कंट्री के। जो एनपीआर है पहले भी कलेक्ट किया गया है 2010 में और बाद में अपडेट किया गया है 2015 में। Who is a usual resident? Usual resident है कौन? A usual resident is defined for the purpose of NPR. It's a person who is resident in a local area for the past 6 months or more, or a person who intend to reside in that area for the next 6 months or more. जो यूजुअल रेसिडेंट है उनको डिफाइन किया जाता है एनपीआर में, वो पर्सन जो कि रिसाइड कर रहा है किसी भी लोकल एरिया पे फॉर द लास्ट 6 मंथ व उससे ज्यादा, वो इंटेंड करते हैं कि वो रिसाइड करेंगे उस एरिया पे नेक्स्ट 6 मंथ व उससे ज्यादा के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो यूजुअल रेसिडेंट है। अब आप देख सकते हैं नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नीडेड। जो एनपीआर है उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। एनपीआर जो है वो एक पैन इंडिया एक्सरसाइज है जो कि असम को एक्सक्लूड कर रहा है। इसमें अभी असम नहीं है, असम का आपका अलग है, असम का जो चल रहा है इसमें क्या है रिगार्डिंग डेट प्लेस ऑफ बर्थ जो है यूजुअल रेसिडेंस का मदर फादर, उसके आइडेंटिटी डिटेल जैसे कि आधार हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी की डिटेल्स ली जाती है। जो यूजुअल रेसिडेंस है जिनको कि डिफाइन किया गया है कि वो वैसे पर्सन है जो कि रिसाइड करते हैं किसी भी एरिया में पास्ट 6 मंथ व उससे ज्यादा, वो इंटेंड रखते हैं रिसाइड करने के लिए किसी भी एरिया पे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। जो डाटा है उनका रिकॉर्ड किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है रेस्पोंडेंट के द्वारा, और कोई प्रूफ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। शेयरिंग तो आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी का जो डिटेल्स है वो वॉलेंट्री है। पेन डिटेल्स वॉन्ट बी सॉर्ट, और इसमें पेन डिटेल्स की भी आवश्यकता नहीं है। नो बायोमेट्रिक विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग एनपीआर, कोई बायोमेट्रिक नहीं कलेक्ट किया जाएगा एनपीआर के दौरान थ्रू द सेम जो कि सोर्स है यूआईडीए का, अगर जरूरत पड़ता है बेसिस ऑफ आधार के लिए। एनपीआर जो था उसको लास्ट प्रिपेयर किया गया था 2010 में, जो सेंसस था 2011 के अनुसार। उसके बाद उसको अपडेट किया गया था 2015 में। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, उसने क्लैरिफाई किया है कि जो शेड्यूल है क्वेश्चनरी का नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्ट्रार का वो फाइनलाइज हो गया है, और इन्फॉर्मेशन जो है इसको लेके एक्सपेक्टेड डेट का फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2021 का ये अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं कराया गया है। बैकग्राउंड क्या था? तो एक क्वेश्चन फाइल किया गया था रिसेंटली अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। वो इन्फॉर्मेशन मान रहे थे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस का, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस का, और जो अपडेट होगा एनपीआर का जो कि अर्लियर शेड्यूल किया गया था अप्रैल 1 में। जो ये दोनों है वो कंडक्ट किया जाएगा साइमल्टेनियसली फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था इंडेफिनेटली मार्च 25 में ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो अब इससे पता चल गया कि एनपीआर जो है आपका एकदम डिफरेंट चीज है, सीए डिफरेंट चीज है, और एनपीआर पहले भी हुआ है। इनको मिक्स करके जो गलत इंफॉर्मेशन जो शेयर किया गया है जिस कारण इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज कोई गलत नहीं है, बस आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री में स्टे कर रहे हैं तो सबका अपना एक सिटीजनशिप का होता है, आधार होगा, पासपोर्ट होगा, कुछ ना कुछ आपका प्रूफ होता है, आइडेंटिटी, वो मांगा जा रहा है। देयर इज नो रॉन्ग थिंग इन इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट, जो कि पीआईबी का न्यूज है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट अंडर द प्रोजेक्ट EESL एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन गोवा विल कैरी आउट फिजिबिलिटी स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो EESL है और डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो गोवा पे कैरी आउट करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी और इंप्लीमेंट करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को। द प्रोजेक्ट एम टू कनेक्ट सिमिलरली इंडिपेंडेंट सेक्टर जैसे कि सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और एलईडी लाइट टू प्रोवाइड सॉल्यूशन जो कि इनेबल करेगा डीकार्बोनाइजेशन और अफोर्डेबल एनर्जी एक्सेस। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? जो इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट है, इसका मकसद है कि कनेक्ट किया जाए जो इंडिपेंडेंट सेक्टर है, सोलर एनर्जी है, एनर्जी स्टोरेज हो गया, वो एलईडी लाइट है, और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जो कि इनेबल करेगा डीकार्बोनाइजेशन करने में मदद करेगा और अफोर्डेबल एनर्जी एक्सेस करवाएगा। ये जो है इंक्लूड करता है कि इसमें इंस्टॉल किया जाएगा 100 मेगावाट डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट लैंड पे, जो कि यूज किया जाएगा एग्रीकल्चरल पंपिंग के लिए। इट सीक्स टू रिप्लेस 6300 एग्रीकल्चरल पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट 16 लाख एलईडी बल्ब फॉर रूरल डोमेस्टिक हाउस होल्ड। ये जो है वो रिप्लेस करेगा 6300 एग्रीकल्चर पंप को और डिस्ट्रीब्यूट करेगा 16 लाख एलईडी बल्ब को रूरल डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए। The Energy Efficiency Service Limited (EESL) is set to roll out India first energy conversion project in Goa। और जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है वो क्या है, रोल आउट करने वाला है इंडिया का पहला एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट गोवा पे। तो आपके ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि कौन रोल आउट करने वाला है इंडिया का पहला एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट और कहां पे। तो एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड वो रोल आउट करेगा इंडिया का पहला एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट कहां पे, तो गोवा पे। अब बेनिफिट क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, द प्रोजेक्ट विल एक्सलरेट द यूजेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल पावर कंजम्पशन इन द स्टेट। ये जो प्रोजेक्ट है वो मदद करेगा, बढ़ाएगा जो यूज है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर पे और जो रूरल पावर कंजम्पशन स्टेट का उसमें मदद करेगा। दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन of peak energy demand through the deployment of energy efficient pumping and lightning, thus contributing to overall sustainability। ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा, कम करेगा जो पीक समय पे एनर्जी डिमांड होता है उसके डिमांड को कम कर देगा और डिप्लॉय करेगा एनर्जी एफिशिएंट पंपिंग को और लाइटिंग को। इससे क्या होगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी का टारगेट है हमारा उसमें। अब EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में हम जान ले। अ जॉइंट वेंचर ऑफ NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड। EESL was set up under Ministry of Power to facilitate the implementation of energy efficiency project। ये जॉइंट वेंचर है NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड के बीच का जो EESL को सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, ताकि वो फैसिलिटेट करे इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट का। EESL जो है वो सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है जिसका मकसद है कि वो अनलॉक करे एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट को इंडिया पे, जो कि पोटेंशियली रिजल्ट करेगा एनर्जी सेविंग अप टू 20% करंट कंजम्पशन से। इट ऑल्सो एक्ट एट द रिसोर्स सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट, डिस्कॉम, ERC, SDH, अपकमिंग ESCO, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्सेट्रा। ये जो है वो एक्ट करा एक रिसोर्स सेंटर के रूप में भी और कैपेसिटी बिल्डिंग करने में भी मदद करेगा स्टेट के डिस्कॉम का, ERC का, SDA, अपकमिंग ESCO और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। PIB का न्यूज है तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, उसके बारे में कुछ इन्फो आया है। इंडियाज न्यूएस्ट एंड फास्टर सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन रैंक 63rd इन द टॉप 500 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो न्यूएस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका रैंक 63rd है टॉप 500 लिस्ट में मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर के वर्ल्ड का परम सिद्धि। इट इज ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन HCDEC। ये जो है हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI है सुपर कंप्यूटर, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के, कहां पे, CDEC पे। इट वाज कमीशन बाय द CDEC अर्लियर एंड हैज बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद चिप मेकर निविडिया एंड फ्रेंच IT कंसल्टिंग फर्म एटोस। इसको कमीशन कर लिया गया था CDEC के द्वारा पहले ही और डेवलप किया गया था किसके साथ मिलकर, तो जो चिप मेकर निविडिया है और फ्रेंच IT कंसल्टिंग फर्म एटोस के साथ मिलकर। इट विल हेल्प डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग एज वेल एज ग्राफिंग वर्चुअल रियलाइजेशन। जो परम सिद्धि है वो मदद करेगा डीप लर्निंग में, विजुअल कंप्यूटिंग में, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटिंग कंप्यूटिंग और साथ साथ ग्राफिक वर्चुअलाइजेशन में काफी हेल्प करेगा। द कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिया, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टार्टअप एंड मोर। ये जो कंप्यूटर है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको यूज किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म के रूप में एकेडमिया, साइंटिफिक रिसर्च, स्टार्टअप और बाकी सबके लिए। अदर इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के अलावा जो और इंडिया के सुपर कंप्यूटर है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम देख ले। परम सिद्धि इज द सेकंड इंडियन सुपर कंप्यूटर टू बी इंटर इन द टॉप 100 ऑन द टॉप 500 लिस्ट। जो परम सिद्धि है वो सेकंड है इंडिया का सुपर कंप्यूटर पे, जो कि टॉप 100 में है, टॉप 500 लिस्ट में। Produce a supercomputer used for weather forecasting at the Indian Institute of Tropical Meteorology, ranked 78 on the November edition of the list। जो प्रोड्यूस है जो कि सुपर कंप्यूटर है जिसका कि यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पे, उसका रैंक 78 है नवंबर एडिशन पे इसी लिस्ट का। तब आपसे ये भी पूछ सकता है प्रत्यूष क्या है और प्रत्यूष किस लिए यूज होता है, फिर आपका परम सिद्धि क्या है, वह किस लिए यूज है। अब इट वाज रैंक 66 इन जून रैंकिंग अनाउंस बाय द प्रोजेक्ट, और जो है इसका रैंक 66 था जो जून का रैंकिंग अनाउंस किया गया था इस प्रोजेक्ट में। जो अनदर इंडियन सुपर कंप्यूटर है मिहिर 146 लिस्ट में, विच प्रोड्यूस टू जनरेट इनफ कंप्यूटिंग पावर टू मैच परम सिद्धि। और जो और एक सुपर कंप्यूटर है मिहिर, उसका रैंक 146 है, जो कि प्रत्यूष के जैसा ही जनरेट कर सकता है कंप्यूटिंग पावर, जो कि मैच करेगा परम सिद्धि के। तो आप 3 कंप्यूटर के बारे में जान लिए, प्रत्यूष, मिहिर और परम सिद्धि। देन रैंकिंग अब हम देख ले। द टॉप 500 प्रोजेक्ट ट्रैक द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड इट्स पब्लिश ट्वाइस अ ईयर। जो टॉप 500 प्रोजेक्ट है वो ट्रैक करता है मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर को वर्ल्ड का, और उसको पब्लिश किया जाता है ट्वाइस ईयर पे।
Japanese supercomputer Fugaku 442 petaflops and IBM Summit 148.8 petaflops are the two most powerful supercomputer in the world according to the list. तो जो जापान का सुपर कंप्यूटर है Fugaku 442 जिस पेटाफ्लॉप्स का जिसका स्पीड है, और IBM समिट का जिसका 148.8 पेटाफ्लॉप्स का स्पीड है, ये दो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का इस लिस्ट के अनुसार। तो पूछ सकता है कि टॉप लिस्ट में कौन है सुपर कंप्यूटर के। चाइनीज सनवे ताहू लाइट इज नंबर 4 ऑन द लिस्ट, 93 पेटाफ्लॉप्स का इसका स्पीड है, डेवलप्ड बाय द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन चाइना। और जो चाइना का सुनवे ताहू लाइट है उसका चौथा नंबर है जिसका स्पीड 93 पेटाफ्लॉप्स का है, जिसको कि डेवलप किया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चाइना पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर ऑफ 2020। जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर है 2020 का, इट वाज अनवील्ड इन सितंबर दिस ईयर। द न्यू पॉलिसी सुपरसीड द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ 2016 फ्रॉम अक्टूबर 1। जो न्यू पॉलिसी है वो सुपरसीड कर देगा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर है 2016 का अक्टूबर 1 से जो कर दिया है। तो इसके बारे में हम इसका कुछ पॉलिसी के बारे में फिसल जान ले। तो इसके अंदर था सबसे पहले तो रिजर्वेशन फॉर इंडाइजेनस फर्म, यानी जो इंडाइजेनस इंडियन ओरिजिन फर्म होंगे उसके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। द पॉलिसी रिजर्व सेवरल प्रोक्योरमेंट कैटेगरी फॉर इंडाइजेनस फर्म। ये जो पॉलिसी है वो रिजर्व करता है सेवरल प्रोक्योरमेंट कैटेगरी को इंडाइजेनस फर्म के लिए। जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर है वो आइडेंटिफाई करता है इंडियन वेंडर को कि वो कंपनी है जो कि ओन व कंट्रोल किया गया है रेसिडेंट इंडियन सिटीजन के द्वारा, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है नॉट मोर देन 49%, यानी 49% से एफडीआई ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन हमारा import embargo list. The import embargo list of 101 items that government promulgated last month has been specifically incorporated into DAP 2020. An embargo is a government order that restricts commerce with a specialized country or the exchange of specific good. तो जो इम्पोर्ट इम्बार्गो लिस्ट था 101 आइटम्स का जिसको गवर्नमेंट ने प्रोमulgate किया था लास्ट मंथ, उसने स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट किया गया डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 पे। इम्बार्गो है क्या? तो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कॉमर्स विद स्पेसिफाइड कंट्री के साथ एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक गुड के लिए। तो ये स्पेशली आप देख सकते हो जो चाइना के साथ जो बॉर्डर क्लेश हुआ है स्पेशली चाइना को टारगेट करके किया गया, क्योंकि जो डिफेंस का प्रोडक्ट है ये वो है ना प्रॉब्लम हो। Offset liability. Now government has decided not to have an offset clause in procurement of defense equipment if the deal is done through intergovernmental agreement, government to government on an ab initio single vendor. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जरूरत नहीं है ऑफसेट क्लॉज प्रोक्योरमेंट का डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अगर जो डील है वो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व ab initio सिंगल वेंडर के द्वारा। ऑफसेट क्लॉज है क्या? The offset clause require a foreign vendor to invest a part of the contract value in India. जो offset clause है इसके अंतर्गत जो फॉरेन वेंडर होते हैं, मतलब जो आपको वो डिफेंस के इक्विपमेंट बेच रहे हैं, उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का इंडिया पे, तो उसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा अगर वो जो है डायरेक्टली डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है व एप इनिशियो सिंगल वेंडर के द्वारा लिया जा रहा है। तो नेक्स्ट था हमारा कि न्यू बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कैटेगरी। जो न्यू बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कैटेगरी है, दिस स्टिपुलेट इंडाइजेनेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ फॉरेन परचेज ब्रॉड विद द इंटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट बिल्डिंग इट इन इंडिया विद टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट। ये जो है वो स्टिपुलेट कर रहा है कि इंडाइजेनेशन होना चाहिए कम से कम 50% ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का फॉरेन परचेज जो हम कर रहे हैं उसका 50% इंडाइजेनेशन होना चाहिए, और साथ साथ इंटेंट इसका ये होना चाहिए कि वो बिल्ड करे इसको इंडिया पे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करे। ग्रेटर इंडाइजेनस कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा इंडाइजेनस कंटेंट का यूज होना चाहिए। इट प्रोमोट ग्रेटर इंडाइजेनस कंटेंट इन आर्म्स एंड इक्विपमेंट ऑफ द मिलिट्री प्रोक्योर इंक्लूडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया अंडर लाइसेंस in most acquisition category. DAP 2020 stipulate 10% higher indigenation than TPP 2016. ये जो है वो प्रोमोट कर रहा है कि ग्रेटर इंडाइजेनस कंटेंट होना चाहिए जो आर्म्स व इक्विपमेंट हम ले रहे हैं मिलिट्री के लिए, साथ साथ इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होना चाहिए इंडिया पे इस लाइसेंस के अंतर्गत। जो मोस्ट एक्विजिशन कैटेगरी है 2020 में वो स्टिपुलेट करा कि 10% हायर होगा इंडाइजेनस जो 2016 का हमारा कैटेगरी था उसके कंपेरिजन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिक्स काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। BRICS has unveiled a counter-terrorism strategy to strengthen bilateral and multilateral cooperation among the member countries for effectively combating the threat. BRICS ने अनवील किया एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी ताकि मजबूत किया जा सके जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल कॉपरेशन है मेंबर कंट्रीज के बीच में, ताकि इफेक्टिवली कॉम्बैट किया जा सके थ्रेट को, यानी जो खतरा है टेररिस्ट व
थ्रेट का उसको कम से कम किया जा सके, उसके लिए ब्रिक्स ने एक काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी बनाया है। जो न्यू स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट किया गया है ब्लॉक के एनुअल समिट में, जो कि वर्चुअली फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रेटेजी, तो हम अब इस स्ट्रेटेजी के बारे में जान ले। द एम ऑफ द स्ट्रेटेजी इज टू इंप्रूव द प्रैक्टिकल कोऑपरेशन अमंग सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ऑफ द मेंबर नेशन टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट टेररिज्म इंक्लूडिंग बाय शेयरिंग टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो मकसद है इस स्ट्रेटेजी का कि हम इंप्रूव करें प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के साथ जो मेंबर नेशन है, और रोके और कॉम्बैट करें टेररिज्म को, जिसमें कि हम शेयर करें टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ताकि उसको कर्व करने में आसान हो मेंबर्स कंट्रीज को। The focus would be to suppress the facilitation of terrorist group, entitle and associated person by whom making available financial and material resource to them। इसमें फोकस है कि हम सप्रेस करें जो फैसिलिटेट कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप को उनको, और ये इंटाइटल है कि हम एसोसिएट पर्सन को जो है फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्स जो उनको प्रोवाइड करते हैं उनको सप्रेस करें। The BRICS also resolved to counter extremist narrative conducive to terrorism and vote to take steps to ensure that the internet and social media platform are not used for recruitment and radicalization by terror group। जो ब्रिक्स है उसने ये भी बोला है कि रिजॉल्व किया जाएगा जो काउंटर एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव है, जिसमें कि टेररिस्ट जो है अपनी बातें बताते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा और यूज करते हैं इसको रिक्रूट करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए टेरर ग्रुप को। The BRICS help representative for security shall be entrusted with leading the review of implementation of the strategy, and the BRIC counter-terrorism working group shall be entrusted with its implementation। जो BRIC का हाईली रिप्रेजेंटेटिव फॉर सिक्योरिटी है वो उसको इंटरेस्ट किया गया है कि वो लीड करे, रिव्यू करे जो इम्प्लीमेंटेशन इस स्ट्रेटेजी का, और जो BRIC का काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है CTWG उसको काम दिया गया है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कराए। सिग्निफिकेंस क्या होगा? दिस एफर्ट विल हेल्प prevent further geographical expansion of terrorism and address the threat posed by terrorists returning from conflict zone to countries of departure or traveling to third countries। ये जो एफर्ट है वो मदद करेगा रोकने में फर्दर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन टेररिज्म का, और मदद करेगा जो खतरा बना हुआ है टेररिस्ट का कि वो रिटर्न कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट जोन से उस कंट्री पे जहां से वो ट्रेवल किए थे वो किसी तीसरे कंट्री में, तो उसको भी कम कर देगा। अब हम फैक्ट जान ले ब्रिक्स के बारे में, उसके रिलेटेड किस तरीके से ब्रिक्स बना, इंसेप्शन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स है क्या? BRICS is an acronym for the grouping of the world leading emerging economic, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa। BRICS जो है वो एक शॉर्ट में बताया गया है, वो वर्ल्ड के लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसमें नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द ब्रिक्स लीडर समिट इज कन्वेंट एनुअली। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज एन एनुअल समिट बिटवीन द सुप्रीम लीडर ऑफ 5 नेशन। जो ब्रिक लीडर समिट है वो एनुअली होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बल्कि ये एक एनुअल समिट है सुप्रीम लीडर जो है 5 नेशन के उनके बीच में। इंसेप्शन इसका कैसे हुआ था? तो ऑन नवंबर 30, 2001 जिम ओ'नेल, ए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट who was then chairman of Goldman Sachs Asset Management, coined the term BRIC to describe the 4 emerging economy of Brazil, Russia, India and China। नवंबर 30, 2001 में जिम ओ'नील जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो कि चेयरमैन भी थे गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के, उन्होंने टर्म किया था ब्रिक को और डिस्क्राइब किया था 4 इमर्जिंग इकोनॉमी को, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। यानी उस समय साउथ अफ्रीका जो था वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था। He made a case for BRIC on the basis of economic-centric analysis projection that the 4 economies would individually and collectively occupy far greater economic space and become among the world's largest economy in the next 50 years or so। उन्होंने ये ब्रिक के केस को कंसीडर करते हुए इकोनोमेट्रिक एनालिसिस करके ये प्रोजेक्ट किया कि ये जो 4 इकोनॉमी है वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है ऑक्युपाई करते हैं ग्रेटर इकोनॉमिक स्पेस को, और बहुत जल्द वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे नेक्स्ट 50 ईयर के अंदर। फॉर्मेशन कैसे हुआ था ब्रिक का? द ग्रुपिंग वाज फॉर्मुलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर ऑन द मार्जिन ऑफ UNGA इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2006। तो जो ग्रुप था वो बना था, जो पहला मीटिंग हुआ था ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर्स का मार्जिन में UNGA के जैसा ही न्यूयॉर्क में सितंबर 2006 में। तो कब हुआ था पहला मीटिंग ये पूछ दे तो ये आप बता सकते हैं यहाँ से। Then first BRICS summit took place in 2009 in Russian Federation and focused on issues such as reform of the global financial architecture। और जो पहला ब्रिक का समिट था वो 2009 में हुआ था रशियन फेडरेशन पे, जो कि फोकस कर रहा था जो इश्यू है जिसमें कि रिफॉर्म की बात की गई थी ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे। तो फर्स्ट ब्रिक समिट कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, वह कहाँ पे। अब हम इसके मेंबर्स के बारे में जान ले। तो साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक इन दिसंबर 2010 आफ्टर विच द ग्रुप अडॉप्टेड द एक्रोनिम ब्रिक्स। South Africa subsequently attended the
द थर्ड ब्रिक्स समिट इन सानिया चाइना इन मार्च 2011। तो साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था कि वो ज्वाइन करे ब्रिक्स को दिसंबर 2010 में। उसके बाद से इस ग्रुप को ब्रिक्स कहा जाने लगा। साउथ अफ्रीका ने सब्सिक्वेंटली अटेंड किया था तीसरा ब्रिक्स समिट जो कि सानिया चाइना पे हुआ था मार्च 2011 पे। द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम BRICS। जो चेयरमैनशिप है इस फोरम का वो रोटेट करता है एनुअली, जो मेंबर है इन अकॉर्डेंस विद एक्रोनिम ब्रिक्स के। 30 साल का चेयरमैनशिप रशिया किया है। BRICS now bring together 5 economy accounting for 42% of the world population, 23% of the global GDP and around 70% share of world trade। जो ब्रिक है वो एक साथ लाता है 5 इकोनॉमी को जो कि अकाउंट करता है 42% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को, 23% ग्लोबल जीडीपी का और 17% शेयर है इसका वर्ल्ड के ट्रेड में। द 5 ब्रिक कंट्रीज आर ऑल्सो मेंबर ऑफ G20। और ये जो पांचों ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है वो मेंबर है G20 कंट्रीज के भी। द ग्रुप एट ईच समिट सिलेक्ट वन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द कंपोनेंट कंट्री टू सर्व एज प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर ऑफ द ब्रिक्स। और जो ग्रुप है हर एक समिट में इलेक्ट करते हैं जो हेड होता है स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंट कंट्री के कि वो सर्व करेंगे प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर के तौर पे ब्रिक्स के। अब ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स का कौन कौन से कंट्री है, तो रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको ब्रीफली हम जान ले उसके बुलेट पॉइंट को। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। तो इसमें हम लोगों ने जाना व्हाट इज इट, ये है क्या मनरेगा, मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है रिसीव करने के लिए मनरेगा के बेनिफिट को, फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के रिलेटेड, फिर ग्राम पंचायत का क्या रोल है कि ग्राम पंचायत मनरेगा में क्या भूमिका निभाता है, फिर न्यूज में क्यों आया था और की फाइंडिंग क्या है। देन हम लोगों ने किया ICMR अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। तो ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्यों इन्होंने मना किया है इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से प्लाज्मा थेरेपी को, रीजन क्या है, फिर इसका अदर ऑप्शन क्या है। और देन हम लोगों ने सब जाना प्लाज्मा थेरेपी है क्या। देन हम लोगों ने किया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। तो व्हाट इज NPR। देन हम लोगों ने डिटेल जाना NPR से रिलेटेड, फिर इसका ऑब्जेक्टिव, हु इज यूजुअल रेसिडेंट, इसका बैकग्राउंड रिलेटेड टू इट। उसके बाद था हमारा टॉपिक इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट जो कि PIB का टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट है। हु एंड वेयर दे आर कैरिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, तो कौन और कहां पे कैरी कर रही है फिजिबिलिटी स्टडीज को, क्या एम है इस प्रोजेक्ट का, किनको इंक्लूड किया गया है, वो क्या प्रोवाइड करेगा, किसने रोल आउट किया इंडिया का पहला एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट को और कहां पे, बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट का, और ESL के बारे में जाना। देन हम लोगों ने किया इंडिया आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि PIB का टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट। तो न्यूज में क्यों आया, परम सिद्धि है क्या, हु कमीशन इट, व्हाट विल इट डू, फिर अदर इंडिया के सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना, फिर रैंकिंग में जो जापान का पहला नंबर पे था तो जापान के सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना। देन हम लोगों ने किया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर ऑफ 2020। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि व्हेन इट वाज अनवील्ड उसका हाईलाइट देखा इस पॉलिसी के अलग अलग फीचर्स को। और हमारा लास्ट टॉपिक था ब्रिक्स काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी। इसमें हम लोगों ने देखा ये न्यूज में क्यों आया, फिर ओवरव्यू देखा स्ट्रेटेजी का, सिग्निफिकेंस जाना, फिर ब्रिक्स है क्या, इंसेप्शन कैसे हुआ था, ब्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर ब्रिक्स के मेंबर्स के बारे में जाना। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.